Hello everyone, this is the fourth video of the chapter Principle of Inheritance and Variation। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग आज इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के बारे में स्टडी करेंगे। एक्सेप्शन ऑफ मैंडलिज्म, जो कि इस नाम से भी ये जाना जाता है बिकॉज मैंडल के जो लॉज थे, जो हम लोग ने पिछले वीडियोस में मैंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़े थे, ये एक्सेप्शंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस उस लॉ को फॉलो नहीं करते। तो इन एक्सेप्शंस की वजह से जो मैंडल का जो लॉ थे, जो मैंडल ने रूल जो बनाए थे, वो पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं थे। और इन्हीं एक्सेप्शंस की वजह से जो मैंडल की थ्योरी थी वो पूरी तरीके से फेम में नहीं आई थी और एक्सेप्टेबल नहीं हुई थी। तो बाद में जो मैंडल्स के कुछ फॉलोअर्स थे, उन्होंने मैंडल्स के जो माइनस पॉइंट थे या जो उनके ड्रॉबैक्स निकले थे या जो इनकी थ्योरी में जो कमी रह गई थी, उस पर आगे वर्क किया और इनको उन्होंने आगे रखा सबके सामने। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, जो मैंडल का एक्सेप्शन है मैंडलिज्म का, इसको हम देखते हैं। इट इज़ देखो लिखा है, इट इज़ अ पोस्ट मैंडेलियन डिस्कवरी। पोस्ट मैंडेलियन का मतलब है कि जो मैंडेलियन जेनेटिक्स थी, जो मैंडल ने जेनेटिक्स के जो लॉज दिए थे, जो रूल्स दिए थे, ये उसके बाद की डिस्कवरी है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एग्जैक्टली होता क्या है? देखो, जैसे नेम से पता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब डोमिनेंस जो कि इनकम्प्लीट हो। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द फिनोमिना ऑफ नाइदर ऑफ द टू एलील्स बीइंग डोमिनेंट। जैसा कि हम लोग मेंडल के लॉ में देखते थे कि जब किन्हीं दो कंट्रास्टिंग एलील्स वाले प्लांट के बीच में क्रॉस कराया जाता था, तो उसमें F1 जनरेशन में एक एलील डोमिनेंट होता था जिसका फिनोटाइपिक जो है उसका फिनोटाइप शो होता था, और दूसरा एलील रेसेसिव हो जाता था जिसका फिनोटाइप एक्सप्रेस नहीं होता था। बट यहाँ पे थ्योरी ये है कि नाइदर ऑफ द टू एलील्स बीइंग डोमिनेंट, मतलब अगर जैसे टॉल और डॉर्फ का क्रॉस होगा तो अगला आने वाला प्लांट ना पूरी तरह टॉल होगा ना पूरी तरह डॉर्फ होगा। दैट मीन्स कि उसका जो हाइट होगी वो इन दोनों के मिडिल में या मीडियम में कहीं होगी। अगर हम जैसे इसकी बात करें स्नैपड्रैगन की, स्नैपड्रैगन जो डॉग फ्लावर के नाम से फेमस है या इसका साइंटिफिक नेम एंटीराइनम है, इसमें क्या होता है कि जब रेड और वाइट फ्लावर के प्लांट के बीच में क्रॉस कराया गया, तो रेड के लिए कैपिटल आ रहा है और वाइट के लिए स्मॉल आ रहा है। जब इनका क्रॉस हुआ तो अकॉर्डिंग टू मेंडल F1 जनरेशन में सारे के सारे रेड प्लांट आने चाहिए थे, बट एज पर सरप्राइज यहाँ पे सारे पिंक आते हैं। दैट मीन्स ना रेड कलर अपने आप को डोमिनेट कर पाया, ना ही वाइट कलर अपने आप को डोमिनेट कर पाया। इन दोनों का इन बिटवीन एक इंटरमीडिएट कलर आया जो पिंक आया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द फिनोमिना ऑफ नाइदर ऑफ द टू एलील्स बीइंग डोमिनेंट, so that expression in the hybrid is a fine mixture of intermediate between the expression of two allele। that means जो भी F1 हाइब्रिड होंगे, जो F1 में जनरेशन में जो प्लांट बनेंगे जिसमें दोनों पेरेंट के करेक्टर आएंगे, उनमें इन दोनों का, दोनों प्लांट के जो करेक्टर हैं उनका एक इंटरमीडिएट एक्सप्रेस होगा। जैसे रेड फ्लावर का वाइट फ्लावर के प्लांट के बीच में क्रॉस करने पे F1 जनरेशन में सभी पिंक आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए ये एक अच्छा एग्जांपल है। इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, मतलब जो होमोजाइगस रेड कलर के लिए हो, और ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर मतलब जो होमोजाइगस वाइट फ्लावर प्लांट हो, प्योर हो, इन दोनों का क्रॉस कराने पे ऑल द F1 हाइब्रिड्स वॉज पिंक। सभी F1 हाइब्रिड जो हैं वो पिंक आए बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इसका क्रॉस क्या है? व्हेन द F1 वॉज सेल्फ पॉलिनेटेड, और जब F1 जनरेशन के प्लांट जो सभी पिंक आए थे, इनका सेल्फ पॉलिनेशन किया गया, तो जो आगे रिजल्टेड F2 जनरेशन में आए वो थे 1 रेड था, 2 पिंक थे और 1 वाइट था। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो जीनोटाइप रेशियो था वो वही रेशियो था 1:2:1 जो हमें मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिला था, बट फिनोटाइप वहाँ पे 3:1 था, और यहाँ पे जो फिनोटाइप है वो 3:1 की जगह 1:2:1 हो गया। दैट मीन्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो F1 जनरेशन, जो F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो है और जीनोटिपिक रेशियो है, यहाँ पे देखें राइट साइड में, F2 जनरेशन का जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो है वो 1:2:1 ही होता है। फिनोटाइप का मतलब 1 रेड 2 पिंक 1 वाइट, और जीनोटाइप का मतलब 1 प्योर रेड
2 हाइब्रिड और एक प्योर वाइट, ठीक है। तो दैट मीन्स ये यहाँ पे डिफरेंस आएगा कि नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो अकॉर्डिंग टू मेंडल था, यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन के प्लांट्स का 1:2:1 ही आएगा, ठीक है। इसमें देखो एवरी जीन कंटेन द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेड। ये हम जानते हैं कि हर एक जीन में इंफॉर्मेशन होती है जिससे वो अपने ट्रेड को एक्सप्रेस करता है इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। और हम ये जानते हैं कि जितने भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म्स होते हैं इनके पास हर एक जीन की 2 कॉपी होती हैं, एक उनको अपने मेल पेरेंट से मिलती है और एक अपने फीमेल पेरेंट से मिलती हैं। इसको हम पेयर ऑफ एलील्स बोलते हैं। इसीलिए कभी भी हम किसी का जब भी कभी हम जीनोटाइप लिखते हैं तो हमेशा पेयर में लिखते हैं, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर कैपिटल आर। दैट मीन्स कि उसमें जो एलील होता है वो पेयर में होता है, एक उसको मेल पेरेंट से मिलता है और एक उसको फीमेल पेरेंट से मिलता है। नाउ दीज टू एलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल, और ये ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा आइडेंटिकल ही हों। जैसे इस केस में कैपिटल और स्मॉल आर, इसमें ये जो दोनों एलील हैं ये एक ही प्लांट के हैं बट ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। एक कैपिटल आर को रिप्रेजेंट करता है, एक स्मॉल आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये केस होता है हेटेरोजाइगोट का। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट मॉडिफाइज द इंफॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर एलील कंटेन। उनमें से एक जो होगा वो अलग होगा और वो उस इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करेगा, चेंज करेगा जो एलील के पास होता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ जीन दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। अगर हम एग्जाम्पल है एंजाइम को प्रोड्यूस करने वाले जीन का, तो नाउ देर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन्स द 2 एलिक फॉर्म। तो उस जीन की 2 कॉपी हमको मिलेंगी जो उस एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे देखो केसेस आते हैं। लेट अस अज्यूम, चलो हम ये मानते हैं कि जो नॉर्मल एलील है, जो अगर नॉर्मल एलील है पेयर में, जो पेयर में एलील्स हैं वो नॉर्मल हैं, तो वो नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस करेंगे और वो एंजाइम जो है वो किसी भी सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। दैट मीन्स कोई एंजाइम है जो किसी सबस्ट्रेट के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए को ब्रेक करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए ज़रूरी है उसके 2 एलील हैं, ठीक। नॉर्मल एलील होंगे तो नॉर्मल एंजाइम बनेगा। अब थ्योरेटिकली अगर हम ये देखें, मतलब थ्योरेटिकली देखें कि अगर एलील मान लो मॉडिफाई हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो क्या होगा। तो ये पहला तो केस ये हो सकता है कि मान लो अगर एलील चेंज होते हैं या जीन चेंज होते हैं तो या तो एंजाइम नॉर्मल ही रहेगा या उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। दूसरा क्या होता है, नॉन फंक्शनल एंजाइम। नॉन फंक्शनल का मतलब एंजाइम जो बनेगा मॉडिफाइड एलील के बाद वो नॉन फंक्शनल बनेगा, मतलब एंजाइम तो बन रहा है बट वो फंक्शनल नहीं है। और तीसरा नो एंजाइम एट ऑल, मतलब मॉडिफिकेशन के बाद वो एलील एंजाइम को नहीं बनाएगा। तो 3 केस क्या हुए आफ्टर मॉडिफिकेशन, एलील या तो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट मतलब या तो नॉर्मल एंजाइम बना, मतलब मॉडिफिकेशन बाद भी कोई असर नहीं हुआ, या फिर एंजाइम जो है वो लेस एफिशिएंट हुआ। दूसरा नॉन फंक्शनल एंजाइम, मतलब एंजाइम तो बना बट उसकी फंक्शनैलिटी खत्म हो गई। तीसरा एंजाइम ही नहीं बना, है ना। एंजाइम का मतलब वो जो प्रोटीन था जो वो जीन बना रहा था वो बना ही नहीं। फर्स्ट केस में देखते हैं जो मॉडिफाइड एलील है वो अनमॉडिफाइड एलील के इक्वलेंट है, क्योंकि मॉडिफिकेशन बाद भी अगर उसका फिनोटाइप सेम है, इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप या ट्रेट दैट इज रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। मतलब जो एंजाइम बाद में भी वही एंजाइम का फिनोटाइप बना या ट्रेट बना मॉडिफिकेशन के बाद, जो उस सबस्ट्रेट के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। सच एन इक्वलेंट एलील पेयर्स आर वेरी कॉमन, और इस तरह के एलीलिक पेयर बहुत कॉमन होते हैं। मतलब चेंज भी होता है बट वो उसका फिनोटाइप में कोई असर नहीं होता है। अगर ऐसा होने लग जाए तो हम लोग में बहुत सारे चेंजेस बहुत सारे दिखने लग जाएंगे। हम प्रैक्टिकली केस में यही होता है कि ज़्यादातर अगर एलील डिफरेंट भी होते हैं तो भी हमारे जो उसके फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में कोई बहुत चेंज नहीं आता। बट इफ़ द एलील प्रोड्यूसर्स अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, मान लो कि अब दूसरा केस देखें, मॉडिफिकेशन ऐसा हुआ कि जो वो एंजाइम बना रहा था वो नॉन फंक्शनल हो गया, या तीसरा केस एंजाइम ही नहीं बना, तब जो उसका फिनोटाइप है वो इफेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर एंजाइम नॉन फंक्शनल हो तो इफेक्ट होगा, और अगर एंजाइम बने ही ना तो भी इफेक्ट होगा। दैट मीन्स सेकंड और थर्ड केस में फिनोटाइप पे असर आएगा, ठीक है। सेकंड और थर्ड केस में अगर एंजाइम बन भी नहीं रहा, नॉन फंक्शनल है, तो आपका जो फंक्शनैलिटी है वो इफेक्ट एंजाइम की होगी, ठीक है। फर्स्ट केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। द फिनोटाइप और ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील। इसका मतलब अगर कोई फिनोटाइप है उसका या जो ट्रेट है वो उस अनमॉडिफाइड एलील के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एलील अनमॉडिफाइड है तो बनेगा,
अनमॉडिफाइड एलील फंक्शनिंग करेगा, फंक्शनिंग एलील होगा विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप, जो ओरिजिनल फिनोटाइप को बनाएगा। इज द डोमिनेंट एलील एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली द रिसेसिव। जनरली देखा गया है कि जो अनमॉडिफाइड एलील है वो हमेशा डोमिनेंट रहता है क्योंकि वो एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी होता है, और जो मॉडिफाइड एलील होता है वो जनरली रेसेसिव एलील होता है जो चेंज्ड होता है। Hence, in the example above, the recessive trait is seen due to non-functional enzyme। तो recessive trait हमें तब दिखेगा जब एंजाइम फंक्शनल करना बंद कर देगा, बिकॉज नो एंजाइम प्रोड्यूस, या फिर जब कोई एंजाइम नहीं बनेगा, मतलब या तो नो एंजाइम ना बने या नॉन फंक्शनल एंजाइम बने, तब रेसेसिव ट्रेट जो है वो शो होगा। और जो नॉर्मल अनमॉडिफाइड एलील है, मतलब आफ्टर मॉडिफिकेशन भी अगर एफिशिएंसी उसकी कोई नहीं, वो नॉर्मल है या मॉडिफाइड ही नहीं हुआ है, तो वो करेक्टर डोमिनेंट रहता है। जनरली ये एंजाइम के केस में हमने ये देखा है, ठीक है। नाउ अब दूसरी हम बात करते हैं कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस जैसा आपने देखा, नाम से पता चला है कोडोमिनेंस, को का मतलब साथ में, डोमिनेंस का मतलब जो डोमिनेंसी है, मतलब साथ में, मतलब अगर दोनों एलील, दो कंट्रास्टिंग एलील है, वो आपस में क्रॉस कर रहे हैं, प्लांट क्रॉस कर रहे हैं, तो अगली उनकी F1 जनरेशन में जो दोनों ही आएंगे वो दोनों ही अपना फिनोटाइप एक्सप्रेस करेंगे इक्वली, 50-50% दोनों का इक्वली डोमिनेट करेगा। इट इज़ द फिनोमेना ऑफ टू एलील्स लैकिंग डोमिनेंस रेसेसिव रिलेशनशिप। इसका मतलब यहाँ पे एलील्स के बीच में डोमिनेंट रेसेसिव रिलेशनशिप नहीं होगा, यहाँ पे दोनों ही डोमिनेंट होंगे, बोथ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स इन द ऑरिजिन, और दोनों ही इक्वली एक्सप्रेस होंगे। दैट इज नोन एज को डोमिनेंस। नाम से पता चल रहा है को डोमिनेंस। इन ह्यूमन बींग्स में देखें, जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, जो जीन्स आई, कैपिटल आई से कंट्रोल होता है, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए 3 एलील हैं, आई ए, आई बी और एक स्मॉल आई, ठीक है। आई ए, आई बी और स्मॉल आई। किसी भी पर्सन में इनमें से कोई 2 एलील होते हैं, इन तीनों एलील्स में से कोई 2 एलील ज़रूर होंगे, आई ए होगा, आई बी होगा और या स्मॉल आई होगा, इन तीनों में से कोई 2 एलील हमेशा होंगे। The plasma membrane of the RBCs has sugar polymers that produce from its surface and that kind of sugar is controlled by the gene I। तो जिसको हम एंटीजन बोलते हैं, जो जीन आई से रिप्रेजेंट होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रोड्यूस होता है, और जिसको ये जीन आई कैपिटल, जो कैपिटल जीन आई है, ये कंट्रोल करता है। जब व्हेन आई ए एंड आई बी प्रेजेंट टुगेदर, जब ये दोनों एलील साथ में प्रेजेंट होंगे एक ही ब्लड ग्रुप में, एक ही पर्सन में, बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप्स ऑफ शुगर, दोनों ही अपनी अपनी शुगर्स के टाइप प्रोड्यूस करेंगे, और बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस तब ब्लड ग्रुप आपका होगा ए बी। जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें ए भी जीन प्रोड्यूस हो रहा है और बी भी प्रोड्यूस हो रहा है। अकेजनली, जनरली क्या होता है, अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। ये भी हमने देखा है कि कभी कभी एक सिंगल जीन जो प्रोडक्ट होता है वो एक से ज़्यादा इफेक्ट को कंट्रोल करता है। जैसे हम अगर एग्जाम्पल देखें स्टार्च की सिंथेसिस का पी सीड में, तो वो एक जीन से कंट्रोल हो रहा है, और उसके 2 एलील हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी। ये दोनों एलील ऐसे हैं जो स्टार्च की सिंथेसिस को कंट्रोल कर रहे हैं। स्टार्च सिंथेसाइज किया जाता है इफेक्टिवली बाय बीबी होमोजाइगोट। जो कैपिटल बी है, ये जब होमोजाइगस होगा, इस कंडीशन में स्टार्च बहुत बनेगा, और जो इसमें जो मटर के दाने या पी प्लांट के जो दाने होंगे वो लार्ज स्टार्च ग्रेन का, मतलब जो स्टार्च के दाने होंगे वो ज़्यादा बड़े होंगे, ठीक है, बने प्रोड्यूस होंगे। दूसरे कंट्रास्ट में अगर हम देखें कि अगर स्मॉल बी है, तो होमोजाइगोट है जिसमें दोनों ही रेसेसिव हैं फॉर्म में, वहाँ पे लेसर एफिशिएंसी होगी स्टार्च सिंथेसिस की, मतलब स्टार्च सबसे कम बनेगा, और वहाँ पे जो भी ग्रेन्स बनेंगे, जो दाने बनेंगे अनाज के जिसमें स्टार्च होगा, वो छोटे बनेंगे, ठीक है। मैच्योरेशन ऑफ द सीड, आफ्टर मैच्योरेशन कैपिटल बी सीड जो हैं वो राउंड होंगे, बिकॉज उसमें स्टार्च की सिंथेसिस ज़्यादा हुई है, और स्मॉल बी जो होंगे वो रिंकल्ड होंगे, ठीक है। हेट्रोजाइगोट जो होते हैं, जिनमें कैपिटल बी स्मॉल बी होता है, वो जनरली राउंड सीड प्रोड्यूस करते हैं। सो इसका मतलब कैपिटल बी सेम्स टू बी द डोमिनेंट एलील। ये माना जाता है कि जो कैपिटल बी है वो डोमिनेंट है, बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज। लेकिन जो स्टार्च ग्रेन होंगे वो इंटरमीडिएट साइज के बनेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी में, मतलब ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे। सो अगर स्टार्च ग्रेन का साइज कंसिडर्ड होता है, उसके फिनोटाइप को कंसिडर करता है, देन फ्रॉम दिस सिंगल द एलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका मतलब वहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो हो रही है। दैट मीन्स ना बी पूरी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, ना स्मॉल बी, क्योंकि स्टार्च ग्रेन अगर इंटरमीडिएट साइज का बन रहा है, इसका मतलब ना स्टार्च ग्रेन बहुत बड़ा हुआ कैपिटल बी की वजह से, ना स्टार्च ग्रेन बहुत छोटा हुआ स्मॉल की वजह से। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों ही जो हैं
वो डोमिनेंसी हो रही है, या तो कहें कि दोनों ही डोमिनेंट नहीं है, या कहें दोनों ही इनकम्प्लीटली डोमिनेंट हो रहे हैं। देयरफॉर डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ ए जीन, मतलब इसका मतलब है कि जो डोमिनेंसी है वो कोई ऑटोनोमस फीचर नहीं है कि मतलब किसी पर्टिकुलर जीन के लिए कि इससे वो डोमिनेंट होना है तो हमेशा डोमिनेंट ही होगा। इट डिपेंड्स एज मच ऑफ द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप। ये डिपेंड करता है किसी भी जीन प्रोडक्ट पे या किसी पर्टिकुलर फिनोटाइप पे जो उस प्रोडक्ट से बनेगा। दैट मीन्स जब जीन का इंटरेक्शन होगा तो वहाँ पे ये होगा कि वो जीन कंप्लीट डोमिनेंट शो करेगा, कि को डोमिनेंट शो करेगा, या इनकम्प्लीट डोमिनेंट शो करेगा, या सिर्फ डोमिनेंट शो करेगा। ये सब जब जीन इंटरेक्ट करते हैं, जब जीन का इंटरेक्शन होता है, जब दो गैमेट फ्यूज करते हैं और अगले जाइगोट में जाते हैं, तो वहाँ पे ये सारा इंटरेक्शन डिसाइड होता है। दैट मीन्स जो डोमिनेंसी है वो एक ऑटोनोमस फीचर नहीं है जो कि अपने आप कोई एक जीन प्रोड्यूस कर सकता है। वो हमेशा दो जीन के साथ में इंटरेक्शन के बाद ये डिसाइड होता है कि डोमिनेंसी जो होगी वो किस तरह की होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ने ये पढ़ा है और इसको हम लोग ने कंप्लीट किया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, कोडोमिनेंस को। नाउ थैंक यू ऑल अब तक के लिए, और रेस्ट पार्ट हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल, थैंक यू बेटा।